जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग KGS IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बिहार स्पेशल से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल होंगे। इसलिए इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किन 3 जिलों की जनसंख्या सबसे अधिक है। आपको अवरोही क्रम में सूचीबद्ध करना है इसे। बिहार के 3 जिलों का आपको जनसंख्या जो है दोस्तों सबसे अधिक है, ये आपको सजाना है 2011 की जनगणना के आधार पर। तो याद रखना कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या कहाँ पर है, तो यह है पहले स्थान पर कौन सा है, पटना है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, पूर्वी चंपारण है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है, मुजफ्फरपुर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के विभिन्न जिलों की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। यह बिल्कुल सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो रोहतास है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला भी जो है दोस्तों यह रोहतास है। यह भी स्टेटमेंट सही है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला रोहतास है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो यह है दोस्तों कैमूर जिला है ये। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है दोस्तों पूर्णिया है। यह भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट गलत था और वो कौन था, स्टेटमेंट नंबर 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। सही कथन का चयन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो यह मधेपुरा है। अगर बोला जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो यह है कौन सा, तो यह है दोस्तों अरवल। याद रखना है। मधेपुरा की अगर हम बात करें तो मधेपुरा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो यह है दोस्तों 31.12%। याद रखेंगे। वहीं अरवल की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो यह है 18.89%। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ परसेंटेज में पूछा गया है, यानी प्रतिशत में पूछा गया है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखना है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो यह है दोस्तों कौन सा हमारा, तो यह है खगड़िया। ठीक है। और बोला जाए कि उच्चतम यानी सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है यह है कौन सा, तो यह है पश्चिमी चंपारण। तो न्यूनतम प्रतिशत में पूछे अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो खगड़िया। और उच्चतम पूछे तो ये कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो यह है दोस्तों 935 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और पूछा जाए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो यह 918 है। वहीं अगर हम बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो यह 943 है। तथा भारत का जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है, तो 919 है। और ये सभी के सभी जो हैं दोस्तों सवाल BPSC में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप उठाकर देख लीजिए। ये सवाल जो हैं दोस्तों पूछे गए हैं, यानी ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो याद रखना है कैमूर जिले में जो है दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नामित नहीं है, यानी शामिल नहीं है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है मोतिहारी शामिल नहीं है, जबकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी मिशन मतलब स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये जो शहर हैं दोस्तों ये शामिल है, इसमें मोतिहारी शामिल नहीं है। और कौन कौन सा शामिल है तो याद रखना है, पटना एक हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिहार शरीफ हो गया। ये सभी के सभी जो शहर हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। और स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसे लॉन्च कब किया गया था, ये डेट याद रखना है 25 जून 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है 8 नंबर के, बिहार बजट 2025-26 के तहत बिहार के प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों के लिए 100 बेड वाले छात्रावास स्थापित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। तो इस योजना का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है बिहार बजट 2025-26 के तहत बोला गया है कि 100 बेड वाले छात्रावास स्थापित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। नेक्स्ट है कि किस संगठन द्वारा विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा परिसर, काफ़ी ये चर्चा में रहा था, सेंटर लीक हुआ था पेपर यहाँ से, बापू परीक्षा परिसर विकसित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई। तो जल जीवन हरियाली जो मिशन है इसे शुरू किया गया था 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है 11 नंबर, पंचायतों और वार्डों में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता के लिए विकास मित्र की नियुक्ति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो याद रखना है इसमें महिलाओं के लिए 50% यानी 50% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर की, पक्षी आबादी की निगरानी और संरक्षण प्रयासों को दिशा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐप जिसका नाम है BRMS में आर का क्या अर्थ है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो BRMS में आर का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो यह समझते कि BRMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कि बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखता था, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आर का अर्थ क्या हो गया, तो इसका आर का अर्थ हो गया रिंगिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा जो निर्मित दर्रा है वो कौन सा है, तो सोमेश्वर दर्रा है, भिकना ठोड़ी दर्रा है और मरवात दर्रा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूरा डिटेल जो है PDF में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गलत कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। तो कोसी प्रमंडल के जिले में शामिल कौन कौन सा है, तो इसमें सहरसा शामिल है, सुपौल शामिल है और मधेपुरा शामिल है, बिल्कुल सही है। तिरहुत प्रमंडल के जिले में कौन कौन सा है, तो याद रखना है कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर, ये जो है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत शामिल है। सारण प्रमंडल के जिले में शामिल है मधुबनी, गोपालगंज, सारण एवं सिवान। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। सारण प्रमंडल के तहत 3 जिले हैं शामिल हैं, कौन कौन सा है, तो एक हो गया हमारा सारण हो गया, दूसरा हमारा सिवान हो गया, याद रखना है, और तीसरा हमारा क्या हो गया, गोपालगंज हो गया। ये 3 जिले सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो यहाँ पे मधुबनी दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। पूर्णिया प्रमंडल के जिले में शामिल है अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है एवं पूर्णिया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अरवल जिला का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले को विभाजित करके किया गया था। तो अरवल जिला का जो निर्माण है वह जहानाबाद जिले को विभाजित करके किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
कब किया गया था इसे? तो 2001 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा अररिया। अररिया जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया ये जो ज़िले हैं पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। 3 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, वो मैंने बता दिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। नेक्स्ट है, सोमेश्वर की श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोमेश्वर की जो श्रेणी है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि पश्चिमी चंपारण जिलों में स्थित शिवालिक पहाड़ी में निम्नलिखित में से किस चट्टान की प्रमुखता है? अच्छा सवाल है। तो किस चट्टान की यहाँ पे प्रमुखता देखने को मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान की। नेक्स्ट है कि बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो कि बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए फेमस है, यह जो है आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका एरिया अगर हम देखें तो यह कितना है? तो 8.74 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, यानी वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह कौन सा है? तो यह है दोस्तों कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य है। लगभग कितना है? तो याद रखना है 1500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग बांगर के भी नाम से जानते हैं, ये आपको बिहार के किस जिले में देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा रोहतास में, गया में, पटना में, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में देखने को मिलेगा दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट हमारा सवाल है 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर बिहार की वह नदी कोसी है जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा जो है क्या है? गलत है कि उत्तर बिहार में कोसी वह नदी नहीं है जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? तो महानंदा है, याद रखना है, न कि कोसी। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। दक्षिण बिहार की वह नदी सोन है जो बिहार में सबसे पश्चिम से गंगा नदी में मिलती है। तो यह जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कि दक्षिण बिहार की वह नदी सोन है जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। सही कथन की पहचान करना है तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार की नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी का है, बिल्कुल सही है। भिकना ठोरी दर्रे के मध्य से हरहा नदी गुजरती है, यह भी बिल्कुल सही है। कोसी नदी नेपाल में स्थित सप्तकोशिकीय क्षेत्र के ग्लेशियरों से निकलती है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। चौथा है हमारा कि बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में बागमती प्रवाहित होती है। तो दक्षिण मैदान में जो है दोस्तों बागमती नदी नहीं प्रवाहित होती है, याद रखना है। ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तरी मैदान में जो है दोस्तों बागमती जो नदी है वह प्रवाहित होती है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन राज्यों की भागीदारी है? तो इसमें भागीदारी किसका है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंद्रपुरी जलाशय बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह सोन नदी पर स्थित है। किस नदी पर है यह सोन नदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार के टाल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रधानतः उगाई जाती है? तो टाल क्षेत्र में कौन सी फसल प्रधानतः उगाई जाती है? तो मसूर प्रधानतः जो फसल है दोस्तों वह बिहार के टाल क्षेत्र में उगाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान किया गया था? तो बरौनी तेल शोधक कारखाने का जो निर्माण है दोस्तों वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखना है 1964 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? सभी को मालूम होगा, 1961 से 66। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पाइराइट के लिए प्रसिद्ध
अमझौर पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पायराइट के लिए फेमस जो है अमझौर पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यह बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 नंबर सवाल की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है जल विद्युत परियोजनाएं और दूसरी तरफ है अवस्थिति। तो अगर हम बात करें डगमारा जल विद्युत परियोजना, तो यह किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? तो यह बिहार के सुपौल जिले में आपको देखने को मिलेगा। फिर है अगनूर जल विद्युत परियोजना, यह कहाँ पर है? तो यह अरवल जिले में है अगनूर जल विद्युत परियोजना। ढेलबाग जल विद्युत परियोजना, ढेलबाग जो जल विद्युत परियोजना है यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो यह रोहतास में देखने को मिलेगा। और त्रिवेणी नहर जल विद्युत परियोजना यह कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। तो ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया 3 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का क्या हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह बिहार में प्रारंभ होती है मोतिहारी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर सवाल है हमारा, बिहार का प्रथम रामसर साइट यानी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो यह जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। और यह रामसर साइट कौन सा है? तो यह है कांवड़ झील, जो कि कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और यह बिहार का पहला रामसर साइट है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है 31 नंबर, वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस ब्रिटिश कैप्टन से लड़ी थी? अभी हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आ चुका है यहाँ पर। तो वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम जो लड़ाई है वह किस ब्रिटिश कैप्टन के खिलाफ लड़ी थी? तो याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ली ग्रैंट के खिलाफ लड़ा गया था इनके द्वारा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। वीर कुंवर सिंह की अंतिम जो लड़ाई है वह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रैंट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ जगदीशपुर के पास हुई थी। 23 अप्रैल 1777 को बिहार के शाहाबाद के जगदीशपुर गांव में कौन जन्म लिए थे? तो वीर कुंवर सिंह जन्म लिए थे। इनका याद रखना है कि 23 अप्रैल इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1777 को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 32 नंबर के, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो 1830 के दशक में पटना जो था वह किस विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो बहावी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। और भारत में याद रखना बहावी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था सैयद अहमद शहीद के द्वारा। और करीब 46 साल तक पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना रहा। बिहार में बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, भैया इसको कर लीजिए। तो बिहार में बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सूर्यदेव नारायण शर्मा। कौन थे? सूर्यदेव नारायण शर्मा जो थे बिहार में बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 3 मार्च 1899 को। कहाँ पर, किस जिले में? तो याद रखना है दरभंगा जिले में। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अफाक खान जो थे इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा। कौन थे? तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा, ये जो थे इसके क्या थे दोस्तों? सचिव थे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में स्थापित विश्वविद्यालयों का उनके स्थापना क्रम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी गलत पहचान करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर में है, इसकी स्थापना 1999 में नहीं हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखना है इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2010 ईस्वी में हुआ था। यानी 2010 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी सबौर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के भारतीय संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर कनिंघम को नया संपादक नियुक्त किया गया?
राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी पत्रिका के भारतीय संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे, और इनको हटाकर उनके स्थान पर किनको बनाया गया था, तो कनिंघम को संपादक बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 36 नंबर हमारा सवाल कि अगस्त 2018 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है सैयद हसन इमाम ने की थी दोस्तों 1918 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को जीरादेही नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, यह भी स्टेटमेंट सही है। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये बोला गया है कि वे जो 3 बार जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, यह भी बिल्कुल सही है। उन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की स्थापना की। तो ये जो है दोस्तों हमारा कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो फरीद जकारिया के द्वारा यह लिखा गया था, न कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1, 2 और 3 ही यहाँ पर सही दिए गए। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है सवाल, भी इसको कर लीजिए कि बाल बजट कब लाया गया था आपका। तो बाल बजट लाया गया था दोस्तों, यह लाया गया था 2013-14 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार की 7 निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? कौन सी योजना शामिल नहीं है? 7 निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो याद रखना है। आर्थिक हल युवाओं को बल, ये 7 निश्चय 1 का भाग है, ना कि 7 निश्चय 2 का भाग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 7 निश्चय पार्ट 2 की, तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल है। सशक्त महिला, सक्षम महिला इसमें शामिल है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव जो है इसमें शामिल है। याद रखना है, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, कनेक्टिविटी आसान होगी, ये सभी के सभी जो हैं शामिल हैं। इसके साथ साथ सबके लिए स्वास्थ्य सेवा, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये सभी जो योजनाएं हैं वो 7 निश्चय पार्ट 2 की है, न कि पार्ट 2 की है, न कि पार्ट 1 की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक हल युवाओं को बल, ये 7 निश्चय 1 का भाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, बल्कि कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। ये गलत हो गया। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल करेक्ट है। नेक्स्ट है 41 नंबर हमारा सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो इसमें सीताराम केसरी जो है इसमें शामिल नहीं है, जबकि उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह और देवी पद चौधरी ये सभी के सभी इसमें शामिल हैं। मैं पूरा नाम एक बार आपको बता दे रहा हूँ। कुल 7 शहीद हुए थे यहाँ पर। उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, रामानंद सिंह थे, सतीश प्रसाद झा थे, जगपति कुमार थे, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कि युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन जयप्रकाश नारायण ने कहाँ किया था? इसका मतलब इसका आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा कहाँ पर किया गया था इसका गठन? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ पर इसका गठन किया गया था? तो नेपाल में बकरी का टापू पर। कहाँ पर किया गया था? तो नेपाल में बकरी के टापू पर इसका गठन किया गया था आज़ाद दस्ते का। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो किस मांग को लेकर किया गया था? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर इनके द्वारा किया गया था। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि नंगा जो हड़ताल छपरा जेल कैदियों के द्वारा किया गया था वह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह जुड़ा हुआ है दोस्तों। और किनके नेतृत्व में यह किया गया था? तो राम विनोद सिंह, याद रखेंगे, राम विनोद सिंह के ये नेतृत्व में नंगा हड़ताल किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान।
नेक्स्ट है कि गंडक परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो कथन है कि यह भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। यह बिहार में स्थित है और इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ होगा, बिल्कुल सही है। इस परियोजना के संबंध में भारत और नेपाल के बीच 1959 में समझौते पर हस्ताक्षर हुए तथा 1960 में कार्य प्रारंभ हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा हमारा कि मधुबनी जिले में स्थित त्रिवेणी जो नहर है गंडक नदी से निकलती है। तो याद रखना है, गंडक नदी से निकाली गई त्रिवेणी नहर बिहार के मधुबनी जिले में नहीं बल्कि कहाँ पर है, तो यह पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 45 नंबर सवाल की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्या है, नवीन संरचना है, भूवैज्ञानिक संरचना, न कि प्राचीन। धारवाड़ युग की चट्टानें दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह जो है दोस्तों धारवाड़ नहीं बल्कि आर्कियन युगीन जो चट्टानें हैं वह दक्षिणी बिहार के सीमांत पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो गया। सही कथन का चयन करना है तो ना तो एक और ना ही दो, इसमें सही है। नेक्स्ट है कि बिहार के भौगोलिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है क्या कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल यह सही है। बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 345 किलोमीटर है, तो ये गलत है। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक अगर विस्तार देखें तो यह है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार देखें तो यह है 345 किलोमीटर, यानी उल्टा यहाँ पर दिया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत दिए गए हैं। उपयुक्त मतलब पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो केवल एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 47 नंबर सवाल कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही कथन की क्या करना है, आपको पहचान करना है, ठीक है। तो इस आंदोलन का जो शुभारंभ है वर्ष 1946 में गुमला से हुआ था, बिल्कुल सही है। यात्रा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, बिल्कुल यह भी सही है। अभूतपूर्व हिंसा इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। ताना भगत जो आंदोलन था मूलतः जमींदारों, प्रशासन और बाहरी लोगों के अत्याचारों के खिलाफ था, लेकिन हिंसक संघर्ष के बजाय संवैधानिक संघर्ष का रास्ता इसमें अपनाया गया था, याद रखेंगे। इस आंदोलन ने खादी के प्रयोग को बढ़ावा दिया और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का विरोध किया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, 1, 2 और 4 किस में है, 1, 2, 4, तो यह है ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है 48 नंबर की बिहार में स्थित सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दी मदरलैंड नामक अखबार मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से प्रारंभ किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, तो 30 सितंबर 1921 को। नेक्स्ट है 49 नंबर सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। मोस्ट VVI ये सवाल है BPSC के लिए, याद रखना है। तो दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश किसने डाला था, तो यह डाला गया था पीर मोहम्मद यूनिस के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया रीगा चीनी मिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो रीगा जो चीनी मिल है वह बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 51 नंबर सवाल है हमारा कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों का आवंटन क्या है। 7 निश्चय 2 के लिए बोला जा रहा है कि कितना इसके लिए बजट में जो है अलॉट किया गया है 25-26 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 5,972 करोड़ रुपए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहान ऐप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बिहान जो ऐप है वह कृषि से संबंधित है। बिहान का अगर फुल फॉर्म पूछे कि क्या होता है तो इसमें BI का
मतलब होता है बिहार, ठीक है। एच मतलब होता है हॉर्टिकल्चर, याद रखना है। ए मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक। एन मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये है बिहान का फुल फॉर्म, राइट आंसर हो जाएगा कृषि। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में राजनीतिक और बौद्धिक संगठनों के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं की पहचान आपको करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये नरेंद्र देव थे, न कि जयप्रकाश नारायण। कौन थे, नरेंद्र देव थे ये, न कि जयप्रकाश नारायण। ये स्टेटमेंट गलत है। इसके प्रथम सचिव जो थे वो कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ये कौन थे, ये सचिव थे, न कि अध्यक्ष। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में इमदाद अली खान द्वारा की गई थी। यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो मुजफ्फरपुर में इमदाद अली खान के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन की नहीं पहचान करना था, यानी गलत कथन पहचाना था। राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है 54 नंबर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों और उनसे जुड़े स्थानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करना है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान से थे, ये बिलोंग करते थे, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लीड किए थे सिवान से, ये बिल्कुल सही है। जगलाल चौधरी सारण से थे, बिल्कुल। कुलानंद वैदिक जो थे दरभंगा से लीड कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का, बिल्कुल सही है। श्याम बिहारी जो लाल थे ये कटिहार से नेतृत्व नहीं कर रहे थे, ठीक है। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में पुलिस ने ध्रुव कुमार को गोली मार दी थी। तो श्याम बिहारी लाल गया से संबंधित है। ये कहाँ से थे, तो ये गया से संबंधित थे। गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में ये पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। और कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में पुलिस ने ध्रुव कुमार, कटिहार से कौन थे, तो ये थे ध्रुव कुमार, याद रखना है। याद रखेंगे। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव कहाँ से, सिवान से। जगलाल चौधरी सारण से। कुलानंद वैदिक दरभंगा से। कटिहार से कौन थे, ध्रुव कुमार। और श्याम बिहारी लाल कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो गया से। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैविक गांव कोठिया निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो बिहार का पहला जैविक गांव कोठिया वह बिहार के जो है समस्तीपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में चर्चा में था किस जिले में है। तो मक्का अनुसंधान केंद्र पूछा गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यह किस जिले में है, तो यह है बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट सवाल है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है। बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है ये पूछा गया। तो बिहार में कुल वन क्षेत्र है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 58 नंबर। पूरा डिटेल इसमें दिया गया पीडीएफ में, आप देख लेंगे। 150 हमें क्वेश्चन करना है तो थोड़ा फास्ट में चलूँगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के संवैधानिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपसे सवाल, क्या बोला गया है, सही कथन का आपको चयन करना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है। तो पहला है कि बिहार का राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा जो है गलत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अधिकांश मामलों में राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए क्या है दोस्तों, बाध्य है। बिल्कुल यह स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है दोस्तों। किस अनुच्छेद के अनुसार, तो आर्टिकल 163 के अनुसार। तो 1 और 3 ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वह किस सूची का विषय है, तो याद रखना है यह जो है राज्य सूची का विषय है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं, तो वह है 40। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वह कि बिहार में
नगर निगमों की कुल संख्या कितना है, तो नगर निगम कितना है बिहार में, तो नगर निगमों की कुल संख्या कितना है यहाँ पर, तो 19 है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपको पहचाना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। पहला कि अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 38 है, बिल्कुल सही है। यानी एससी के लिए आरक्षित सीट कितने सीटें हैं बिहार विधानसभा में, तो याद रखना है 38 है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित यानी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितना है, 3 है। यह स्टेटमेंट जो है गलत है, 3 नहीं बल्कि कितना है, यह 2 है। कौन कौन सा है, तो कटिहार जिले में मनिहारी है एवं बांका जिले में क्या है, कटोरिया है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, जो कि किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन सी में। 63 नंबर सवाल है हमारा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। पहला है कि बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है दोस्तों, गलत नहीं है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बिहार में पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में। ठीक है, यह है कि बिहार में आखिरी बार 2003 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, 2003 में नहीं बल्कि 2005 में जो है आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी 3 स्टेटमेंट हमारा जो है, तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, ये आया हुआ है सवाल। तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर्स का मैं जो है दोस्तों आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। PYQ जितने भी हैं, साइंस का मैं अलग लेकर आऊँगा, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, तो टेंशन नहीं लेना है। हर बार जब भी BPSC का एग्ज़ाम आता है दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के बाद ज़रूर कराता हूँ। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो थे बिहार के पहले जो राज्यपाल थे वो थे जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट हमारा सवाल है 66 नंबर कि पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल सही है। लक्ष्मीकांत झा जो थे पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, और ये VVI कर लीजिए, हो सकता है ये सवाल इस बार आपको देखने को मिल जाए। न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इंदु प्रभा सिंह थी, याद रखना है, इंदु प्रभा सिंह। और बोला जाए कि ये जो थी न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित, ये पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, याद रखना है, मुख्य ये न्यायाधीश थी, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यायाधीश केवल बोला गया कि न्यायमूर्ति जो रेखा मनहर लाल दोषित थी वो पटना न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश नहीं थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर पहली महिला न्यायाधीश बोला जाए तो ये कौन थी, तो ये इंदु प्रभा थी। सही कथन कौन सा होगा, सही कथन यहाँ पर होगा ऑप्शन केवल ए, यहाँ पर सही होगा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अच्छे सवाल जो हैं दोस्तों KGS में दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा सवाल दिया गया है दोस्तों। सेलेक्टिव एकदम क्वेश्चन है, जो बिहार BPSC में पूछने का ट्रेंड है उसी को दिया गया है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे सवाल है, अच्छे से आपको कवर कर लेना है। बिहार लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी चर्चा में रहता है BPSC, तो इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। तो कथन है कि पहला कथन कि बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया, यह बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। BPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। BPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष नहीं बल्कि कितना 62 वर्ष, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। BPSC के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी याद रखना है। BPSC के पहले अध्यक्ष थे रामधारी सिन्हा थे।
बीपीएससी के पहले अध्यक्ष। राइट आंसर की बात कर रहा है तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, बिल्कुल सही है। बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.एन. झा थे, बिल्कुल सही है कि बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो एस.एन. झा बनाए गए थे। तो यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, यानी सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार में गोवध पर किस वर्ष कानूनन प्रतिबंध लगाया गया। तो गोवध पर कानूनन प्रतिबंध लगाया गया था कब, तो यह लगाया गया था 1955 में। नेक्स्ट है हमारा सवाल है कि किस वर्ष बिहार और उड़ीसा प्रांत को औपचारिक रूप से अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। बिहार को और उड़ीसा जो प्रांत था औपचारिक रूप से अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया। तो बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में बोला जा रहा है कि कब शामिल किया गया, तो इसे शामिल किया गया था दोस्तों 1733 ईस्वी में। अलग नहीं, अलग कब किया गया था, 1912 में। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या कि कब शामिल किया गया था, 1733 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, अनुच्छेद और प्रावधान है। तो ये बोल रहा है क्या कि अनुच्छेद 243 बी है, किससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 243 बी है वह ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो यह जो है पंचायतों के गठन का यह प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 जो सी है वह किससे संबंधित है, तो पंचायतों की संरचना को रेखांकित यह करता है। तो पंचायतों की संरचना किस में है, तो यह 2 में है। अनुच्छेद 343 ए, तो अनुच्छेद जो 243 ए है वह ग्राम सभा का गठन का यह प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 243 डी यह किससे संबंधित है, तो पंचायतों में सीटों के आरक्षण से यह संबंधित हैं। तो अगर हम देखें ए का क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का 1 और डी का क्या होगा 4 होगा। राइट आंसर हो जाएगा 3214। 3214 किस में है, तो 3214 है, यह है ऑप्शन ए में। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के क्षेत्र को कीकट और बिहार के लोगों को व्रात्य कहा गया। इंपॉर्टेंट है और VVI सवाल है। तो कीकट और व्रात्य, बिहार के लोगों को व्रात्य किस ग्रंथ में कहा गया है, तो दोस्तों यह कहा गया है ऋग्वेद में। 74 नंबर हमारा सवाल है कि शतपथ ब्राह्मण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। शतपथ ब्राह्मण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें उत्तर बिहार के आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार में गंगा के तट पर एक सुस्थापित आर्य सभ्यता के अस्तित्व का वर्णन किया गया है, जिसे विदेह साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल इसमें सही दिया गया है शतपथ ब्राह्मण के संबंध में। राइट आंसर हो जाएगा, सही पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 75 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तर भारत के राज्यों और गणराज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला कौन सा है, तो यह है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं अगर पूछा जाए कि जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो याद रखना है भगवती सूत्र। कौन सा है, तो यह है भगवती सूत्र है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ये क्या है, जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा सवाल है साहित्यिक स्रोत और उनके लेखक के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। इंडिका जो है मेगास्थनी से रिलेटेड है, यह भी बिल्कुल सही। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है, यह भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए। 76 का जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
नेक्स्ट हमारा सवाल है 77 नंबर हमारा जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ कौन सा साम्राज्य, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो अवंती जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ साम्राज्य नहीं है। ठीक है, गांधार भी नहीं है। कौन कौन सा है, तो कौशल और जो मगध जो साम्राज्य है वह बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ क्या है दोस्तों, साम्राज्य है, याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट हमारा सवाल है, आपको कौशल के बारे में आपको मालूम होगा कि बुद्ध बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 21 वर्ष कौशल में ही बिताए। अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर जेतवन बिहार उन्हें दान स्वरूप दिया था, याद रखेंगे। पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना पूछा गया है, तो ये इसकी स्थापना की थी उदयन ने। किसने किया था, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। उदयन अजातशत्रु के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जो बाद में मौर्य और गुप्त सहित कई प्रमुख राजवंशों की शाही राजधानी बन गया। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में किसके संरक्षण में आयोजित किया गया था, तो अजातशत्रु के संरक्षण में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, तो 483 ईस्वी में। ठीक है, और अगर बोला जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में अजातशत्रु के शासन में कराया गया था, किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखना है किसकी अध्यक्षता में दोस्तों, तो यह महाकश्यप अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति के। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सही है ये आपको पहचान करना है। तो बिंबिसार जो था हर्यक राजवंश की स्थापना की और राजगीर में अपनी राजधानी स्थापित की, बिल्कुल सही है। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है, तो बिल्कुल सही कि जैन ग्रंथों में बिंबिसार को क्या कहा गया, श्रेणी कहा गया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 81 नंबर, नंद राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। महापद्मानंद को नंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है, यह स्टेटमेंट सही है कि महापद्मानंद को नंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है। धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ किए जाने से पहले नंद वंश का अंतिम शासक था, तो बिल्कुल सही है कि धनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही है। चीनी यात्री फाहियान स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। चीनी यात्री जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो था वह भारत आया था दोस्तों। ठीक है, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। गलत पूछा गया है तो गलत कौन सा होगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 का बी जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 83 नंबर सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। निर्वाण किससे जुड़ा हुआ है, तो इच्छा की ज्वाला का विलुप्त हो जाना, यह निर्वाण की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को हुनों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है, तो हुनों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है स्कंद गुप्त को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा स्कंद गुप्त, जो कि कुमार गुप्त प्रथम का क्या था, उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी, तो पाल वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने, तो धर्मपाल ने, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो ये हैं हरिसेन। किनके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है कौन सा है। इसकी स्थापना मिथिला में नरसिंहदेव ने की थी, कर्नाट वंश का। बिल्कुल यह जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, नरसिंहदेव ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी, तो नान्यदेव ने।
नानेदेव ने कर्नाटक वंश की स्थापना की थी मिथिला में। चंपारण में स्थित सिमराव कर्नाटक नहीं होगा, कर्नाट होगा, कर्नाट राजवंश की राजधानी थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चंपारण में स्थित सिमराव जो था कर्नाट राजवंश की राजधानी थी दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण तबकाते नासरी में है। यह बिल्कुल सही है कि बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण तबकाते नासरी में देखने को मिलता है। उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान नालंदा के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस शासक के आक्रमण ने बिहार में तुगलक वंश के अंत को चिन्हित किया? तो तुगलक वंश के अंत को चिन्हित किया गया था तैमूर शासक के तुगलक वंश के अंत को चिन्हित किया था किस शासक के आक्रमण ने? तो तैमूर शासक के आक्रमण ने। ठीक है, तो 1398 से 99 में तैमूर के आक्रमण ने बिहार में तुगलक वंश के अंत को चिन्हित किया और यह जौनपुर के सड़की शासन का एक हिस्सा बन गया दोस्तों। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों वह लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सूफी संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो याद रखना है यह किस संप्रदाय से संबंधित थे? फिरदौसी संप्रदाय से ये संबंधित थे शरफुद्दीन याहिया मनेरी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो यह है जट जटिन। नेक्स्ट है बिहार का एक पारंपरिक शिल्प सुजनी कढ़ाई निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पुरानी साड़ियों का उपयोग करके कथात्मक कढ़ाई के साथ रजाईदार वस्त्र, इसके लिए जाना जाता है सुजनी कढ़ाई। नेक्स्ट सवाल है हमारा 94 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे बिहार के विदेशिया लोक रंगमंच का अग्रणी माना जाता है? तो विदेशिया जो लोक रंगमंच है उसका अग्रणी माना जाता है दोस्तों भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वर्तमान बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः ज्ञान के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना है यह बौद्ध दर्शन और तर्क के लिए फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के एक प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है? राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय उपनामों का उपयोग करके चंपारण के नील किसानों के शोषण को उजागर किया था? इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सबसे पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले प्रवेश कौन किया था? सबसे पहले प्रवेश किया था पुर्तगालियों ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 99 नंबर कि जुलाई 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं जुड़ा था? कौन सा नहीं जुड़ा था ये आपको बताना है। तो स्वामी योगानंद इससे जुड़े हुए नहीं थे, जबकि गंगा नारायण सिन्हा, रामवृक्ष पुरी और फूलन प्रसाद वर्मा ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही होगा। तो जुलाई 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी एक क्षेत्रीय समाजवादी समूह था जिसने बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। इसमें बिहार के कई प्रमुख समाजवादी नेता शामिल थे जैसे गंगा नारायण सिंह, रामवृक्ष पुरी और फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 100 नंबर बिहार में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नेताओं द्वारा किए गए नमक मार्च से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी डांडी मार्च से ये संबंधित है और सही कथन का चयन आपको करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें सही दिया गया है। तो महादेव लाल जो सराफ थे वो भागलपुर से नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल सही है। चंद्रावती देवी गया से, सत्यनारायण सिन्हा दरभंगा, यह तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए बिल्कुल सही लगे हुए हैं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 101 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण की साहित्यिक कृति नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण की साहित्यिक कृति कौन सा नहीं है? तो भारत विभाजित नहीं है। कारावास की कहानी यह है। संपूर्ण क्रांति है। लोक स्वराज ये भी है। जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर है कहाँ पर? बिहार के पावापुरी में।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 102 का। कहाँ पर है पावापुरी? तो नालंदा जिले में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ जनजाति दिया गया और दूसरी तरफ जिला। संथाल, संथाल आपको देखने को कहाँ पर मिलेगा? तो संथाल देखने को मिलेगा बांका में। ओराव कहाँ पर मिलेगा? ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो ओराव जनजाति आपको देखने को कहाँ मिलेगा? रोहतास और सुपौल के वन क्षेत्रों में। तो यहाँ रोहतास और सुपौल दोनों हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं मुंडा। मुंडा जो है दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा बक्सर में। खरवार जो है कहाँ पर? खरवार जनजाति जो है बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में। तो ये रोहतास होगा। और उड़ाव की अगर हम बात करें तो उड़ाव को आप सुपौल लगा लें यहाँ पर। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। हालांकि उड़ाव रोहतास और सुपौल दोनों में पाया जाता है। ए का 4, बी का क्या हो गया 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 किस में है? तो 4132 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 104 नंबर। ध्रुव दल का गठन कटिहार में ध्रुव कुमार की हत्या के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। राइट आंसर हो जाएगा 105 का सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह बिहार में केसरिया में स्थित है। तो केसरिया कहाँ पर है? यह है पूर्वी चंपारण में। कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुरुषोत्तम दास टंडन को बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो बिहार प्रांतीय विधानसभा का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था 1934 में। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में पंचायती राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है सही दिया गया है। तो बिहार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य था, बिल्कुल गलत है। पहला जो राज्य था वो कौन था? तो यह था एमपी था, यानी मध्य प्रदेश था। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है, बिल्कुल सही है। बिहार में पंचायत चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। यह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। यह भी स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी, इसका सही आंसर होगा। 109 नंबर सवाल है कि केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो यह बिहार के, याद रखना है, पूर्णिया जिले में स्थापित किया गया था। देश का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में? पूर्णिया जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। यह बिहार से संबंधित हैं, तो रविंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हमारा सवाल है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है वह गंडक नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार में प्रस्तावित दूसरा बाघ अभयारण्य किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह बनाया जाएगा दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा बाघ अभयारण्य बिहार में बनेगा। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? बिहार का पहला व्यक्ति पूछा गया, अच्छा सवाल है, वीवीआई सवाल है। राइट आंसर की बात करें तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सुमित्रा साहा प्रसाद। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित एक खूबसूरत झरना है? तो काकोलत जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा नवादा जिले में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 115 नंबर सवाल है कि नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखी गई है? तो नबीनगर का जो है दोस्तों सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, स्टेज 2 की आधारशिला कहाँ पर किस स्थान पर रखा गया है? तो यह रखा गया है औरंगाबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहार में मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था कृषि विभाग के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 117 नंबर के बिहार के पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले ड्राईपोर्ट का उद्घाटन जो किया गया था वह कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था बिहटा में।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार का कौन सा जिला सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी वाला पहला जिला बन गया है? तो पहला जिला बन गया है सभी पंचायतों में, यह बन गया है बेगूसराय। बेगूसराय बिहार का पहला जिला है जो सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 119 की बात करें तो 119 नंबर सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में T63 हाई जंप में रजत पदक किसने जीता था? तो यह जीता था किसने? तो शरद कुमार ने। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है मुजफ्फरपुर के रहने वाले, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिसने हाल ही में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता हासिल किया, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करंट से रिलेटेड ये सब सवाल है। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा कहाँ पर? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, बिहार का पहला GI टैग सुविधा केंद्र। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें जो बिहार का स्थान आपको देखने को मिलेगा वह 13वां है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि नवगठित बिहार ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही कथन की क्या करना है आपको? पहचान करना है। तो इसका गठन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर जो है किया गया, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है पटना में है, ना कि मुजफ्फरपुर में। यह स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पंजाब नेशनल बैंक बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। राइट आंसर पूछा जा रहा था तो 1 और 2 ही, केवल 1 और 3 सही है, बाकी 2 जो है इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 124 नंबर, बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एम्बेसडर मीट कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका किया गया था नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों कौन सा? तो यह करेगा राजगीर। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया विपुल मनुभाई पंचोली को। किन्हें? विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि सेप कटकड़ा विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में किया गया था। बिल्कुल सही है। जापान की पुरुष रेगू टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। यह स्टेटमेंट गलत है। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने सेप कटकड़ा विश्व कप के फाइनल में जापान को हराया था। ठीक है, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है ये सवाल। सही कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से ग्रामीण सड़कों की निगरानी करेगा? तो यह किया गया किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला डायनासोर पार्क किस शहर में बनाने की योजना है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो यह बनाया जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि यह बिहार में दूसरी बार आयोजित किया गया। ठीक है, तो सही कथन आपको यह गलत है। यह बिहार में जो है पहली बार आयोजित किया गया था खेलो इंडिया। इसका आयोजन बिहार के 6 जिलों में किया गया था। तो इसका आयोजन जो है बिहार के 5 जिलों में किया गया था। कहाँ कहाँ पर? पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। तो सही कथन पूछा जा रहा था तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पंचायत को हाल ही में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार प्राप्त किया गया? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो याद रखना, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार किससे दिया गया है? तो यह दिया गया है मोतिहारी पंचायत को। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी यानी BIMC गया लिमिटेड के विकास के लिए अनुमानित निवेश राशि क्या है? तो अनुमानित निवेश राशि है 16,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है दोस्तों आपको याद रखना है, इसका नाम है प्रवासी कामगार ऐप। नेक्स्ट है, अस्मिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग
2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह मिंज स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, गोपालगंज, वहीं पर असीमिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 2024 का आयोजन किया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, स्थित है? तो पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ पर खोला गया, बिहार के किस जिले में खोला गया है, ये सवाल पूछा गया है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा, यह खोला गया भागलपुर जिले में। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिहार में आपदाओं को निगरानी के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वीवीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा, किसके साथ समझौता किया गया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के साथ यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार चौधरी को। नेक्स्ट सवाल है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री भीम सिंह भावेश का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो भोजपुर जिले से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में जल प्रबंधन परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय से वित्तीय सहायता ली जा रही है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय का नाम है दोस्तों विश्व बैंक यानी WB। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही बड़ैला झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बड़ैला झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसड के नाम से जानते हैं, अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत बच्चे डिजिटल प्रारूप में जानकारी एकत्र करते हैं? तो बिहार के, याद रखना है, 80.9% जो बच्चे हैं वह डिजिटल प्रारूप में जानकारी एकत्र करते हैं या कह सकते हैं प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, सत्यसंडा पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, जहां हाल ही में पर्यटन सुविधा के निर्माण और विकास की योजना की गई है? तो सत्यसंडा जो पहाड़ी है यह कहां पर है? तो यह बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पटनेश्वर धाम बिहार के किस जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित और सुंदर बनाने की घोषणा की गई है? तो यह कहां पर देखने को मिलेगा? तो बिहार के जमुई जिले में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दोस्तों संजय कुमार को। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल इस बार के लिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को मैं जो है दोस्तों वीवीआई लगा रहा हूँ। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्रसिद्ध पैराप्लेजिक तैराक को केविन केयर एबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है शम्स आलम शेख को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इस शहर का नाम है दोस्तों पूर्वी चंपारण में सम्राट जरासंध की प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, पूर्वी चंपारण नहीं होगा। सम्राट जरासंध की जो प्रतिमा है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया दोस्तों राजगीर में। ठीक है, याद रखना है। 147 नंबर सवाल है हमारा कि बिहार के कला संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कला संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया मोतीलाल प्रसाद को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बिहार के किस जिले में देश की सबसे छोटी बैटरी स्टोरेज क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थापित किया जा रहा है लखीसराय में। यह भी इंपॉर्टेंट है सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है 149, हाल ही में जल चरों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित पटना में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल कौन सा नहीं था, ये आपसे सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर, यह इसमें शामिल नहीं था। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि हाल ही में बिहार विधानसभा परिषद में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में 85वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अंतिम दिन बिहार विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन इनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों? किया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों बिहार स्टैटिक जीके को देखा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो दिए गए थे उसको हम लोगों ने देखा। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की इसी तरीके की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।